फ्रेंड, पार्ट द फोकस स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो बिहार के इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज चलाऊंगी जहाँ मोस्टली 70 से 80% क्वेश्चन आते हैं। यहाँ मैं प्रतिदिन 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और ये सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इसके चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हुए लगभग 35 से 40 क्वेश्चन की ये एक सीरीज है जो आपके आने वाले आगामी जितने भी एग्जाम हैं जैसे 69 बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा, इन सब में काफ़ी मददगार साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार का इतिहास। इसका प्रथम क्वेश्चन है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका ऑप्शन 1 है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और चौथा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो यूरोपीय कंपनी के आगमन को हम जब देखते हैं बिहार में तो सर्वप्रथम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनके व्यापार का मुख्य केंद्र हुगली बंगाल में था, जलमार्ग के माध्यम से ये पटना आते हैं और वो वहाँ से मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन ये सब लेकर आते हैं और पटना से यह सूती वस्त्र ले जाकर व्यापार करते हैं। 1620 में आलमगंज में पटना में ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल होते हैं। अंततः 1651 में इनको वास्तविक सफलता मिलती है। जब इस क्वेश्चन के ऑप्शन को हम देखते हैं तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका ऑप्शन है, जो 1632 में पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है और यह पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है, जहां से वह सूती वस्त्र, चीनी, सोडा, अफीम का व्यापार करती है। वर्तमान में भी इसके साक्ष्य यहाँ पाए जाते हैं। और जब हम इसके तीसरे ऑप्शन को देखते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जिसका वर्तमान में साक्ष्य जो है गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का साक्ष्य बिहार में नहीं पाया जाता है, लेकिन फ्रांसीसी यात्री तेवेनियर ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर कहा है। अतः यूरोपीय कंपनी के माध्यम से बिहार का व्यापार मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक फैला है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार में सर्चलाइट संपादक पत्र के संपादक कौन थे? तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन है मुरली मनोहर प्रसाद। तो फिर 1918 में सैयद हैदर हुसैन पटना से अंग्रेजी न्यूज़पेपर सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। यह सप्ताह में 2 बार आता है ये पत्रिका और इसके संपादक कौन है? मुरली मनोहर प्रसाद। बाद में इसमें हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि जुड़ते हैं जो पृथक बिहार की प्रांत की मांग को आगे बढ़ाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसका, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ऑप्शन ए है जीके गोखले, श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर है श्री दीप नारायण सिंह। जब हम बिहार प्रांतीय कांग्रेस का इतिहास देखते हैं तो हम पाते हैं कि 1908 में सोनपुर मेला में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में 1908 में सोनपुर मेला यानी हरिहर क्षेत्र जो है वहाँ पे सोनपुर मेला में नवाब सरफराज हुसैन खां बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाता है। इसकी प्रथम अध्यक्षता जो होती है यानी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद हसन इमाम और अली इमाम के द्वारा किया जाता है पटना में, और अन्य में मजरूल हक वगैरह भी हैं। फिर दूसरा जो अधिवेशन होता है इसका, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन होता है वो भागलपुर में होता है। इस टाइम अध्यक्ष जो होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, और इस जो बैठक है बिहार भारतीय कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन है, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इस समय जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले और श्री खड़े दोनों की विशेष उपस्थिति होती है। और इसका एक और मुख्य आंदोलन है 28वां जो अधिवेशन है वो मुंगेर में होता है, जहाँ पे पहली बार सरदार पटेल भाग लेते हैं और वहाँ से वो भागलपुर कॉलेज की ओर भी जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है इसका, पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इसका पहला ऑप्शन है रेवती नाग, दूसरा है यदुनाथ सरकार, सचिन नाथ सन्याल और चौथा है मजरूल हक। तो इसका ऑप्शन है सचिन नाथ सन्याल। हम अनुशीलन समिति की बात करते हैं तो लगभग अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में बंगाल में क्रांतिकारियों का ये प्रथम गुप्त संगठन है।
इसमें बहुत लोग जुड़ते हैं, जैसे मिदनापुर से बारिंद्र कुमार घोष, कलकत्ता से पी मित्रा। यहाँ तक इनके कई समाचार पत्र हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे युगांतर, संध्या, ये सब क्रांतिकारी समाचार पत्र हैं। और जबकि अनुशीलन समिति की पटना में हम स्थापना की, एक शाखा की स्थापना की बात करते हैं, तो वो उसका आंसर है सचिंद्रनाथ सन्याल। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। रेवती नाग जो है ये किससे संबंधित है? तो ढाका अनुशीलन समिति जो बिहार में भी सक्रिय है, मुख्यतः ये भागलपुर में सक्रिय है, वहाँ से रेवती नाग जी सक्रिय हैं। यदुनाथ सरकार जो है ये कांग्रेस की इतिहासकार रहे हैं और मुगल काल के इतिहास लेखन में इनकी प्रमुख भूमिका है। मजरूल हक का हम योगदान असहयोग आंदोलन के दौरान यानी 1920 से 22 के दौरान देखते हैं और सदाकत आश्रम की स्थापना ये करते हैं, जहाँ से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, जो राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार, हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश इत्यादि में इनकी प्रमुख भूमिका है। जब हम इसके पांचवें क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो इसका पांचवा क्वेश्चन है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती, दूसरा है श्री कृष्ण सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर और के.एन. सिंह। तो इसका ऑप्शन है शाह मोहम्मद जुबैर। चलिए किसान सभा का, बिहार में किसान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, इसका एक इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। 4 मार्च 1928 को 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ। मुंगेर में किसान सभा का गठन किया और इसमें मुख्य भूमिका इसके अध्यक्ष शाह मोहम्मद जुबैर और उपाध्यक्ष जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। लेकिन 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में औपचारिक रूप से किसान सभा का गठन किया जा रहा है और किसान सभा को एक नई दिशा दी जा रही है। पुनः 17 नवंबर 1929 को हरिहर क्षेत्र में प्रांतीय सोनपुर में, हरिहर क्षेत्र यानी सोनपुर का जो क्षेत्र है वहाँ प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जा रहा है, यानी उसकी प्रथम बैठक की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसके सचिव जो हैं श्री कृष्ण सिंह है। और इसी समय सरदार पटेल की भी बिहार यात्रा होती है और इसमें इनकी 3 मांगे प्रमुख है। एक मांग है नहर शुल्क में कमी, दूसरी मांग है बकास्त भूमि को लौटाना और तीसरी मांग है मालगुजारी भुगतान की रसीद को प्राप्त करना। और पुनः जो इसका अखिल भारतीय स्तर पर जो किसान सभा का अधिवेशन हो रहा है लखनऊ से, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती और जहाँ पे महासचिव जो हैं एन.जी. रंगा हैं, ये सब आंदोलन जो है अंततः कांग्रेस से भी इनका सहयोग प्राप्त होता है। 1937 में जो चुनाव होता है जिसमें कांग्रेस जो है वो किसान के मांगों को प्रमुखता नहीं देती है, अंततः जो किसान मूवमेंट जो है वो वामपंथ की ओर झुक जाता है, जिसमें कई लोग इसमें शामिल होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो अभी हमने पढ़ा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1928 में औपचारिक रूप से इसकी गठन हो रहा है पटना बिहटा से और 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा इसका गठन किया जा रहा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो अध्यक्ष हैं और सचिव जो हैं इस टाइम, इसके जो सचिव हैं श्री कृष्ण सिंह हैं, सचिव श्री कृष्ण सिंह हैं। फिर इसके 7वां क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो हम देख रहे हैं ये इसका ऑप्शन है 1921, 1927, 1931 और 1934। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में होता है और इसमें गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा इत्यादि शामिल होते हैं। औपचारिक रूप से बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में होता है। अंजुमन इस्लामिया हॉल, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना से होता है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जो होते हैं वो जयप्रकाश नारायण होते हैं। तो फिर इसका 8वां क्वेश्चन है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन नेतृत्व किसने किया था? तो जब हम 1937 का ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जी.एस. लाल, बहावलाल। तो इसका आंसर जो है वो है श्री कृष्ण सिंह। प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन किसने किया था? तो
श्री कृष्ण सिंह। जब हम भारत शासन अधिनियम 1935 में देखते हैं कि उसके आधार पे 1937 में चुनाव होता है बिहार में, और 152 स्थान पे कांग्रेस लगभग 152 स्थान पे कांग्रेस लगभग 107 स्थान पे चुनाव लड़ता है, और इसमें से 98 पे वह विजयी घोषित होता है। इस टाइम राज्यपाल जो थे MG हेलेट थे, और पहले PM जो थे मोहम्मद यूनिस, यानी बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी को जो है वो यहाँ पे मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। और 1937 में 1 अप्रैल 1937 में इनके मंत्रिमंडल का गठन होता है। लेकिन बाद में जो उनकी असहमति थी, कांग्रेस की असहमति को स्वीकार कर लेने के बाद श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है 20 जुलाई को। अतः पहले मोहम्मद यूनिस थे, और जब दूसरी बार हुआ तो श्री कृष्ण सिंह थे। यही जो 1937 में गठित जो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल है, वही 1939 में ये त्यागपत्र दे देती है। ये राजनीतिक कैदी की रिहाई के संदर्भ में पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र